हेलो बच्चों, चैप्टर नंबर 5 द इंटर कंपनीज एक्ट रिवीजन कर रहे हैं आप एक चैप्टर का जिसका नाम है एक्सेप्टेंस ऑफ डिपॉजिट बाय कंपनीज। कंपनियां पब्लिक से डिपॉजिट एक्सेप्ट करती हैं तो क्या रूल्स, रेगुलेशंस, कंप्लायंसेस फॉलो करने पड़ते हैं, यह है चैप्टर नंबर 5 में दिया हुआ। ध्यान से देखें तो आप सेक्शन रेंज देखें। अगर आप सेक्शन रेंज देखेंगे तो आपको दिखेगा कि सेक्शन केवल 73 टू 76 ए तक ही है। उसमें भी खुशी की बात यह है कि 2 सेक्शन डिलीट हो चुके हैं आपकी एग्जामिनेशन। एक तो 75 डिलीटेड है, 74 ओल्ड प्रोविजन हो चुका है, ट्रांजिशन प्रोविजन था, इसलिए एग्जामिनेशन पॉइंट ऑफ व्यू से वो भी खत्म। मतलब टोटल इस पूरे चैप्टर में सेक्शन पढ़ने हैं 3 और क्या डिपॉजिट नहीं होता और उसके कुछ रूल्स, रूल 3, इतनी बातें ही पढ़ने हैं। और ये चैप्टर कभी कभी इंस्टीट्यूट का इतना फेवरेट है, इतना फेवरेट है कि पहला क्वेश्चन केस स्टडी भी 6 मार्क्स का और डिस्क्रिप्टिव में 4 नंबर का ये क्वेश्चन भी, मतलब कभी कभी तो ये 10 नंबर के लिए भी पूछा गया है। बहुत बार चैप्टर छोटा होने के कारण और थोड़ा सा आईसीआई ने जो इसकी ड्राफ्टिंग की है इस चैप्टर की बेटा, उसको आपको पढ़ने के बाद लगता है कि छोड़ ही देते हैं। लेकिन हम आपको बताएं, बहुत 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 आसान चैप्टर और 10 मार्क्स तक दिला सकता है, तो इसको छोड़ने का तो कोई मतलब है ही नहीं, तो हम लोग छोड़ेंगे भी नहीं। चलिए इसको रिवाइज करते हैं। मैक्सिमम इस चैप्टर को रिवाइज करने में 40 मिनट्स का समय लगना चाहिए, 40 मिनट, और 10 मार्क्स के लिए ये चैप्टर आपको आराम से याद होना चाहिए। ये नोट्स अगर आपको चाहिए और आप पहली बार मेरी क्लास देख रहे हैं तो आपको मुझे हाय का मैसेज करना होगा। हाय का मैसेज करना होगा मेरे व्हाट्सएप पे 7291010463 पे, अगर आप पहली बार मेरी क्लास ये देख रहे हैं तो। और अगर आपको ये नोट्स चाहिए तो आपको बोलना होगा कि मैम मुझे ये नोट्स शेयर कर दीजिए, तो हम आपको नोट्स भी शेयर कर देंगे। और आप जिस चैनल पे मुझे देख पा रहे हैं उस चैनल को आपको सब्सक्राइब भी करना होगा, तो आपको फर्दर और भी जो है नोटिफिकेशन मिलता रहेगा चैप्टरों का। तो शुरू करने जा रहे हैं हम लोग चैप्टर एक्सेप्टेंस ऑफ डिपॉजिट बाय कंपनी। आप मुझे थोड़ा कंफर्म कीजिए कि ऑडियो विजुअल सब ठीक चल रहा है, हम आप मुझे देख पा रहे हैं, सुन पा रहे हैं क्या? क्या आप मुझे देख और सुन पा रहे हैं क्या? तो चलिए लेट्स बिगिन, शुरू करते हैं एक्सेप्टेंस ऑफ डिपॉजिट। सबसे पहले सेक्शन 73, ध्यान से नाम पढ़िए बेटा सेक्शन 73 का। सेक्शन 73 है प्रोहिबिशन ऑन एक्सेप्टेंस ऑफ डिपॉजिट फ्रॉम पब्लिक। प्रोहिबिशन लगा के रखा गया है कि पब्लिक से डिपॉजिट एक्सेप्ट नहीं करना भाई, क्योंकि अगर आप ऐसी छोटी मोटी कंपनी है और आपने पब्लिक से डिपॉजिट एक्सेप्ट कर लिया और आप भाग गए तो जनता तो सरकार को ही गाली देगी कि ये क्या सरकार है, कैसे कंपनीज एक्ट में ये कंपनी बनी थी और कैसे ये हमारे पैसे लेके भाग गई। तो इसलिए इन्होंने प्रोहिबिशन लगा के रखा है, प्रोहिबिशन है और एक्सेप्टेंस ऑफ डिपॉजिट फ्रॉम पब्लिक, पब्लिक से डिपॉजिट एक्सेप्ट नहीं करना। सेक्शन 73 के अंदर बेटा 5 सब सेक्शन है। सेक्शन 73 सब सेक्शन 1 2 3 4 5 5 सब सेक्शंस हैं। एक एक करके एक एक सब सेक्शंस को निपटाते हैं। तो चलिए सेक्शन 73 का सब सेक्शन 1 क्या बोलता है? सेक्शन 73 का सब सेक्शन 1 बोलता है कि नो कंपनी कैन एक्सेप्ट डिपॉजिट फ्रॉम पब्लिक एक्सेप्ट
इलिजिबल पब्लिक कंपनी, मतलब जो इलिजिबल पब्लिक कंपनी है वो पब्लिक से डिपॉजिट ले सकती है। इलिजिबल पब्लिक कंपनी के अलावा कोई भी कंपनी पब्लिक से डिपॉजिट एक्सेप्ट नहीं कर सकती। क्या बोला सेक्शन 73 का सबसेक्शन 1 कि ओनली एलिजिबल पब्लिक कंपनी पब्लिक से डिपॉजिट एक्सेप्ट कर सकती है, उसके अलावा कोई भी कंपनी पब्लिक से एक्सेप्ट डिपॉजिट नहीं कर सकती। नो कंपनी कैन एक्सेप्ट डिपॉजिट फ्रॉम पब्लिक एक्सेप्ट एलिजिबल पब्लिक कंपनी। सेक्शन 76 में एलिजिबल पब्लिक कंपनी को डिफाइन किया गया है कि ऐसी कंपनी जिसका नेटवर्थ 100 करोड़ और टर्नओवर 500 करोड़, उसको हम बोलते हैं एलिजिबल पब्लिक कंपनी। जिसका नेटवर्थ 100 करोड़ या टर्नओवर 500 करोड़ है उसको बोलते हैं एलिजिबल पब्लिक कंपनी। तो जो एलिजिबल पब्लिक कंपनी है बेटा वो पब्लिक से डिपॉजिट एक्सेप्ट कर सकती है, उसके अलावा कोई भी कंपनी पब्लिक से डिपॉजिट एक्सेप्ट नहीं कर सकती। नो कंपनी कैन एक्सेप्ट डिपॉजिट फ्रॉम पब्लिक एक्सेप्ट एलिजिबल पब्लिक कंपनी। लेकिन ये सेक्शन कुछ कंपनियों पे एप्लीकेबल नहीं है। बैंकिंग कंपनी, एनबीएफसी, हाउसिंग फाइनेंस या कंपनी जिनको सीजी ने प्रेस्क्राइब किया है उसके ऊपर सेक्शन 73 का सबसेक्शन 1 एप्लीकेबल नहीं है। अब मुझे एक चीज बता बेटा, बैंकिंग कंपनी का तो काम ही है भाई पब्लिक से डिपॉजिट एक्सेप्ट करना। आप जो एफडी करते हैं वो क्या है, आप सेविंग बैंक अकाउंट खुला रहे हो वो क्या है, तो बैंकिंग कंपनी है, एनबीएफसी है, हाउसिंग फाइनेंस है, या जिसको सीजे ने प्रिस्क्राइब कर दिया वो कंपनियों पे ये सेक्शन एप्लीकेबल नहीं है। मतलब ये ऐसी कंपनियां जो पब्लिक से डिपॉजिट ले सकती। तो फिर से एक बार बोलिए सेक्शन 73 का सबसेक्शन 1 क्या है कि नो कंपनी कैन एक्सेप्ट डिपॉजिट फ्रॉम पब्लिक एक्सेप्ट एलिजिबल पब्लिक कंपनी and this section is not applicable to banking company, NBFC, housing finance and company prescribed by CG। सेक्शन 73 का सबसेक्शन 2 क्या बोलता है कि एवरी कंपनी कैन एक्सेप्ट डिपॉजिट फ्रॉम इट्स मेंबर। सारी कंपनियां अपने मेंबर से डिपॉजिट एक्सेप्ट कर सकती है। अब सोचो बेटा, अगर कोई कंपनी का मेंबर है तो वो तो कंपनी के सारे इन आउट सब कुछ जानता होगा। तो सारी कंपनियां, एवरी कंपनी कैन एक्सेप्ट डिपॉजिट फ्रॉम इट्स मेंबर, मेंबर से डिपॉजिट एक्सेप्ट कर सकती है बाय कंप्लाइंग कंडीशंस गिवन अंडर क्लॉज ए टू एफ। अगर वो क्लॉज ए टू एफ पूरा करें तो वो पब्लिक से डिपॉजिट एक्सेप्ट, मेंबर से डिपॉजिट एक्सेप्ट कर सकती है। नो कंपनी कैन एक्सेप्ट डिपॉजिट फ्रॉम पब्लिक, कोई भी कंपनी पब्लिक से डिपॉजिट एक्सेप्ट नहीं कर सकती एलिजिबल पब्लिक कंपनी को छोड़ के। और कंपनियां, एवरी कंपनी कैन एक्सेप्ट डिपॉजिट फ्रॉम इट्स मेंबर बाय satisfying या complying the conditions given under clause A to F। अब clause A to F क्या है बेटा? पहला है clause A, आपको एक सर्कुलर डीपीटी 1 मेंबर को इशू करना है। क्या इशू करना है? डीपीटी 1 सर्कुलर का ई फॉर्म है डिपॉजिट चैप्टर में डीपीटी। तो डिपॉजिट डीपीटी 1 आपको मेंबर को इशू करना है। बी पॉइंट है कि मेंबर को डीपीटी 1 इशू करने से पहले ये डीपीटी 1 किसको सबमिट करना होता है? रजिस्ट्रार को। और रजिस्ट्रार को सबमिट करने के 30 दिन के अंदर मेंबर को सर्कुलेट करना होता है डीपीटी 1, जिसमें आप सब कुछ बताते हैं, करंट फाइनेंशियल पोजीशन कंपनी का, टोटल नंबर ऑफ डिपॉजिटर, कितने डिपॉजिट आउटस्टैंडिंग है, ये सब। तो पहला क्या है क्लॉज डीपीटी 1 टू मेंबर इशू करना है, लेकिन पहले डीपीटी 1 आरओसी को सबमिट करना है 30 दिन के अंदर मेंबर्स को। तीसरा, डिपॉजिट बाय 30th अप्रैल मिनिमम 20% ऑफ टोटल डिपॉजिट मैच्योरिंग इन नेक्स्ट फाइनेंशियल ईयर। आप मुझे बताएं अभी कौन सा फाइनेंशियल ईयर चल रहा है बेटा? अभी करंट फाइनेंशियल ईयर कौन सा है? 25-26। 25-26 इज द करंट फाइनेंशियल ईयर। नेक्स्ट फाइनेंशियल ईयर, करंट फाइनेंशियल ईयर बोले तो 25-26, और अगर आपसे हम बोले कि बताओ नेक्स्ट फाइनेंशियल ईयर क्या है तो आप क्या बोलिएगा? 26-27। तो 26-27 में जितना डिपॉजिट मैच्योर होगा उसका 20%
30 अप्रैल तक इस साल आपको सबमिट करना है। इस साल मतलब 25-26 में 30 अप्रैल मतलब 30 अप्रैल 25 तक आपको 20% जो डिपॉजिट 26-27 में मैच्योर होगा उसका 20% डिपॉजिट करना होगा सेपरेट शेड्यूल बैंक अकाउंट में। डीआरआर बोलते हैं डिपॉजिट रिपेमेंट रिजर्व। क्या बोला? डिपॉजिट बाय 30 अप्रैल मिनिमम कितना? 20% ऑफ टोटल डिपॉजिट मैच्योरिंग इन नेक्स्ट फाइनेंशियल ईयर। नेक्स्ट फाइनेंशियल ईयर में जो टोटल डिपॉजिट मैच्योर होगा उसका 20% इस साल 30 अप्रैल तक आपको जमा करना होगा। डी क्लॉज ओमिटेड है, तो अगर डी ओमिटेड है तो क्या ई को डी की जगह बोलते? नहीं, डी को ओमिटेड पढ़ना है। ई कंपनी क्या की हो? कंपनी पे की हो इंटरेस्ट और डिपॉजिट टाइमली, मतलब टाइम डिपॉजिट का जो रीपेमेंट करना था और उस पे इंटरेस्ट का वो आपने टाइमली पेमेंट किया है। और मान लो डिफॉल्ट हो गया, कंपनी हो गया डिफॉल्ट, तो डिफॉल्ट को सुधारे हुए रेमिडाइड 5 साल बीत चुके हैं, 5 years लैप्स फ्रॉम डिफॉल्ट रेमिडाइड। डिफॉल्ट किए नहीं, डिफॉल्ट को सुधारे हुए सही किए 5 साल बीत गए, तो फिर आप मेंबर से डिपॉजिट ले सकते हैं। और एफ क्या है कि आप जो भी डिपॉजिट एक्सेप्ट करें वो कैसा होना चाहिए? फुल्ली सिक्योर, मतलब मेंबर से जो डिपॉजिट ले रहे हैं उसके बदले उनको कोई एसेट वगैरह गिरवी रख रहे हैं, फुल्ली सिक्योर होना चाहिए। और अगर नहीं है, इफ अनसिक्योर्ड, अगर नहीं है सिक्योर्ड तो अनसिक्योर्ड है, तो क्या ये बात हर जगह आपको बतानी होगी, मेंशन करना होगा? यस। एग्जम्पशन, अगर आप प्राइवेट कंपनी है, आईएफएससी पब्लिक कंपनी है या स्टार्टअप कंपनी है, तो आपको कंडीशन ए टू ई का एग्जम्पशन है। आपको एक ही कंडीशन सेटिस्फाई करना है, क्या? कि डिपॉजिट फुल्ली सिक्योर होने चाहिए। कुछ कंपनियों को एग्जम्पशन दिया गया, अगर आप प्राइवेट कंपनी, आईएफएससी कंपनी, स्टार्टअप है, तो बोला कि ए टू ई का एग्जम्पशन है, एफ को आपको फुलफिल करना है, मतलब डिपॉजिट फुली सिक्योर होने चाहिए। नहीं है तो ये बात हर जगह बताइए कि हमारे डिपॉजिट अनसिक्योर्ड है, हमारे डिपॉजिट अनसिक्योर, बताइए। तो क्या था सेक्शन 73 का सबसेक्शन 1 कि नो कंपनी कैन एक्सेप्ट डिपॉजिट फ्रॉम पब्लिक एक्सेप्ट एलिजिबल पब्लिक कंपनी, एंड दिस सेक्शन इज नॉट एप्लीकेबल टू बैंकिंग कंपनी, एनबीएफसी कंपनी, हाउसिंग फाइनेंस या कंपनी प्रेस्क्राइब। दूसरा था सेक्शन 73 का सबसेक्शन 2 कि एवरी कंपनी कैन एक्सेप्ट डिपॉजिट फ्रॉम इट्स मेंबर आफ्टर सेटिस्फाइंग कंडीशंस गिवन अंडर क्लॉज ए टू एफ। ए क्या था? डीपीटी 1 मेंबर को इशू करना था। बी क्या था कि डीपीटी 1 जब आप मेंबर को इशू करें उससे पहले आरओसी को सबमिट करें और वहां से 30 दिन के अंदर मेंबर को सबमिट करें। तीसरा, 30 अप्रैल तक इस साल, इस फाइनेंशियल ईयर, करंट फाइनेंशियल ईयर के 30 अप्रैल तक नेक्स्ट फाइनेंशियल ईयर में जो टोटल डिपॉजिट मैच्योर होंगे उनका 20% कम से कम आप सेपरेट बैंक अकाउंट में जमा कीजिए। चौथा, ओमिटेड। पांचवा क्या था कि आपने टाइमली डिपॉजिट का रीपेमेंट किया हो और इंटरेस्ट का पेमेंट किया हो, और अगर आपसे डिफॉल्ट हो गया हो तो डिफॉल्ट सुधारे हुए 5 साल बीत चुके हैं। और लास्ट क्या था? एफ कि डिपॉजिट फुली सिक्योर होने चाहिए, और अगर अनसिक्योर है तो हर जगह ये बात बतानी है। कुछ कंपनियों को क्लॉज ए टू ई का एग्जम्पशन दिया गया कि अगर आप प्राइवेट कंपनियां हैं, आईएफएससी कंपनियां हैं या स्टार्टअप कंपनियां हैं, तो आपको ए टू ई नहीं फॉलो करना, केवल एफ फॉलो करना, डिपॉजिट फुली सिक्योर होने चाहिए। अब आइए सेक्शन 73 का सबसेक्शन 3, सेक्शन 73 का सबसेक्शन 3 क्या बोलता है कि डिपॉजिट का और इंटरेस्ट का टाइम पे पेमेंट कीजिए। सबसेक्शन 4 क्या बोलता है कि अगर कोई टाइम पे पेमेंट नहीं करता डिपॉजिट या इंटरेस्ट का, तो डिवेंचर होल्डर एनसीएलटी के पास जा सकता है कि भाई ये कंपनी हमें टाइम पे पेमेंट नहीं कर रही है। डिपॉजिट होल्डर कहाँ जाएगा बेटा? एनसीएलटी के पास। और सबसेक्शन 5 क्या है? सबसेक्शन 5 क्या है कि ये जो आप डीआरआर मेंटेन किए हैं, डिपॉजिट रीपेमेंट रिजर्व, इसका यूज केवल मात्र इस डीआरआर का केवल एक ही यूज है बेटा, डिपॉजिट का रिपेमेंट करना और कुछ भी नहीं। ये था सेक्शन 73, सारा सेक्शन 73 ये था। आप सारे बच्चे 2 मिनट का टाइम लीजिए
और सेक्शन 73 को एक बार लाउड होके बोलिए। लॉ सब्जेक्ट समझने का, समझने के बाद जोर जोर से बोलने का सब्जेक्ट है। और एक बार जब याद हो जाए सेक्शन 73 तो एक बार फटाफट उसको लिख लेने का सब्जेक्ट है। तो आपको लिखना कैसे, देखिए सबसे पहले उसको आंख बंद करके लाउड होकर 2-2 बार पढ़िए, उसके बाद आंख बंद करके एक बार विजुअलाइज कीजिए। आंख बंद करके एक बार विजुअलाइज करना माइंड मैपिंग कहलाता है, जहां आप अपने माइंड में इन चीजों को एक बार मैप बना रहे हैं कि 73 का सबसेक्शन 1 2 3 4 5। और ये करने के बाद एक बार घर में किसी को पकड़िए, कोई जरूरी नहीं है कि आप जिसको ये कहानी सुनाने वाले हैं वो पढ़ा लिखा इंसान हो। किसी को पकड़िए और उसको बोलिए कि मैं आपको उसको सुनाइए, ये है, ये है, ये। आईना के सामने खड़े हो जाइए, बोल कर सुनाइए। दोस्त को फोन करके उसको बोल कर सुनाइए। कैसे भी याद होने से मतलब है, जैसे याद हो। तो 2 मिनट का समय सारे बच्चों को दे रहे हैं सेक्शन 73। एक बार जोर जोर से जहां है, जहां बैठे हैं यहाँ वहां पे जोर जोर से एक बार बोल लीजिए। तो हम सेक्शन 76 और 76 एक खत्म कर देते हैं, 3 ही सेक्शन पढ़ना है। उसके बाद व्हाट इज डिपॉजिट में आते हैं। 2 मिनट। सेक्शन 73 अगर याद हो गया हो तो आगे की ओर मूव किया जाए। दूसरा सेक्शन, सेक्शन 76। सेक्शन 76। सेक्शन 76 में एलिजिबल पब्लिक कंपनी क्या होती है ये बता रहा है कि जो एलिजिबल पब्लिक कंपनी है यानी जिनका भी नेटवर्थ 100 करोड़ मिनिमम या टर्नओवर 500 करोड़ हो, वो पब्लिक से डिपॉजिट एक्सेप्ट कर सकते हैं बाईपासिंग एसआरएनजीएम। जिस भी कंपनी का, अब एलिजिबल पब्लिक कंपनी होने के लिए पब्लिक कंपनी होना जरूरी है। अब मुझे एक चीज बताओ, मान लो मेरी कंपनी है हाइडस इंडस्ट्रीज प्राइवेट लिमिटेड। मेरी कंपनी का नाम है हाइडस इंडस्ट्रीज प्राइवेट लिमिटेड। हाइडस इंडस्ट्रीज प्राइवेट लिमिटेड। अब मेरी कंपनी का नेटवर्थ है बेटा 250 करोड़ और टर्नओवर है 300 करोड़। मुझे बताओ कि मेरी कंपनी एलिजिबल पब्लिक कंपनी है या नहीं है, वो पब्लिक से डिपॉजिट एक्सेप्ट कर सकती है या नहीं? मेरी कंपनी एलिजिबल पब्लिक कंपनी है या नहीं है?
मेरी कंपनी एलिजिबल पब्लिक कंपनी है या नहीं है? नहीं है। आपको इधर कोई लिमिट भी नहीं देखना था। क्यों? क्योंकि अगर कंपनी प्राइवेट है भाई, एलिजिबल पब्लिक कंपनी होने के लिए पहले तो उसको पब्लिक होना जरूरी है बेटा। अगर कंपनी पब्लिक ही नहीं तो फिर ये लिमिट देखने का क्या मतलब? पहले तो एलिजिबल पब्लिक कंपनी को पब्लिक तो होना जरूरी है। तो इसने कहा सेक्शन 76 ने कि एलिजिबल पब्लिक कंपनी क्या है? ऐसी पब्लिक कंपनी जिसका नेटवर्थ कम से कम 100 करोड़ और टर्नओवर 500 करोड़ है, वो एसआर पास करके जनरल मीटिंग में और पब्लिक से डिपॉजिट एक्सेप्ट कर सकते हैं। अगर उनका प्रेजेंट बोरोइंग प्लस प्रपोज्ड बोरोइंग पेड अप शेयर कैपिटल फ्री रिजर्व सिक्योरिटी प्रीमियम के बराबर या उससे कम है तो ओआर पास करके भी काम हो जाएगा। और ऐसी कंपनियों को क्रेडिट रेटिंग ऑब्टेन करना पड़ता है क्रेडिट रेटिंग एजेंसी से। आपने नाम सुना होगा क्रेडिट रेटिंग एजेंसी का, कि ये क्रिसिल है, इकरा है, ये सब क्रेडिट रेटिंग है जो ये बताते हैं कि भाई इनका क्रेडिट वर्दीनेस अच्छा है, ये डिफॉल्टर नहीं है, ये किसी का पैसा मार के नहीं बैठते हैं। तो क्रेडिट रेटिंग एजेंसी से क्रेडिट ऑब्टेन रेटिंग ऑब्टेन कीजिए। नेक्स्ट है सेक्शन 76A पेनल्टी का। चूंकि पूरे चैप्टर में एक ही पेनल्टी है तो इंपॉर्टेंट है और सेक्शन भी 3 ही है तो पेनल्टी इंपॉर्टेंट है। अगर कोई कंपनी सेक्शन 73 या 76 का कॉन्ट्रावेंशन करती है तो 76A में पेनल्टी लगेगी। अगर कोई भी कंपनी सेक्शन 73 या सेक्शन 76 का कॉन्ट्रावेंशन करती है तो सेक्शन 76A में क्या लगेगा? पेनल्टी। पूरा कितना? कंपनी को मिनिमम 1 करोड़ या जितने का डिपॉजिट है 2 टाइम्स द डिपॉजिट व्हिचएवर इज लोअर मिनिमम, मैक्सिमम 10 करोड़ का जुर्माना लग सकता है। ऑफिसर्स को मिनिमम 25 लाख, मैक्सिमम 2 करोड़ प्लस 7 साल की जेल हो सकती है। और अगर ये सब इंटेंशनली हुआ है, जानबूझ के हुआ है, तो सेक्शन 447 में फ्रॉड का केस भी हो। पेनल्टी इंपॉर्टेंट है। अगर किसी कंपनी ने सेक्शन 73 या सेक्शन 76 का कॉन्ट्रावेंशन किया है तो कंपनी को मिनिमम 1 करोड़ या 2 टाइम्स द डिपॉजिट व्हिचएवर इज लोअर का फाइन लगेगा, मैक्सिमम 10 करोड़ लग सकता है। ऑफिसर्स को मिनिमम 25 लाख, मैक्सिमम 2 करोड़ प्लस 7 साल की जेल होगी। और अगर ये जानबूझ के हुआ है तो सेक्शन 447 फ्रॉड का केस भी लगेगा। यही तो सेक्शन थे खत्म। 73, 76, 76A। एक डिपॉजिट में 3 ही सेक्शन थे खत्म। 75 डिलीटेड, 74 ट्रांजिशन का है खत्म, नॉट रेलिवेंट फॉर एग्जाम। तो 3 ही सेक्शन आपको याद करने थे, 73, 76, 76। मुझे पूरा विश्वास है कि सारे बच्चों को ये तीनों सेक्शन याद हो गए होंगे। आगे बढ़े। सेक्शन 2 क्लॉज 31 बोलता है, डिपॉजिट को डिफाइन करता है। इसने कहा कि एवरी सम ऑफ मनी जिस भी नाम से आपने एक्सेप्ट किया है वो डिपॉजिट है, इनको छोड़ के। मतलब ये जितनी कहानी है ये डिपॉजिट नहीं है, इनको छोड़ के और किसी भी नाम से किसी से आप जो भी पैसा एक्सेप्ट करेंगे उसको डिपॉजिट मान लिया जाएगा। बस ये डिपॉजिट नहीं है। मतलब हमें पढ़ना है एक्सेप्शन, जो डिपॉजिट नहीं है वो पढ़ना है, और बाकी इनको छोड़ के सारे डिपॉजिट हैं। इनको छोड़ के बाकी सारे डिपॉजिट हैं। पानी पीते रहिए, जल ही जीवन है। डिपॉजिट, ये डिपॉजिट नहीं है, दिस आर दी एक्सेप्शन। ये डिपॉजिट नहीं है, इनको छोड़ के सब कुछ डिपॉजिट। क्या नाम याद कर रहे हैं जो डिपॉजिट नहीं है? पहला, लोन ले रहे हैं। अगर आपने बैंकिंग, एक कंपनी अगर वो किसी बैंकिंग कंपनी से, बैंक से लोन ले रही है, पीएफआई से लोन ले रही है, किसी दूसरी कंपनी से इंटर कॉर्पोरेट लोन ले रही है, अपनी कंपनी के डायरेक्टर से लोन ले रही है, पब्लिक कंपनी या प्राइवेट कंपनी है तो वो अपनी कंपनी के डायरेक्टर या डायरेक्टर के रिलेटिव से लोन ले रही है, तो ये पैसा डिपॉजिट नहीं है। लेकिन ध्यान रहे, जब पब्लिक कंपनी अपने डायरेक्टर से या प्राइवेट कंपनी अपने डायरेक्टर या रिलेटिव से लोन लेती है तो ये उनका खुद का कमाया हुआ, आउट ऑफ सेल्फ जनरेटेड फंड होना चाहिए, उनका खुद का कमाया हुआ पैसा होना चाहिए, वो कहीं और से बोरो करके नहीं देना चाहिए।
मतलब मेरी कंपनी है पब्लिक, उसका डायरेक्टर कहीं और से लेके मुझे लोन दे रहा है, ये नहीं होना चाहिए। तब तो वही बात हो गई, फिर कोई कंपनी खुद से क्यों लोन ले, डायरेक्टर से ही लोन लिवा ले। तो इसलिए बोल रहा है कि अगर एक कंपनी बैंकिंग कंपनी से, पीएफआई से, किसी दूसरी कंपनी से, या अपनी कंपनी के डायरेक्टर से, पब्लिक कंपनी, प्राइवेट कंपनी अपने कंपनी के डायरेक्टर या उनके रिलेटिव से लोन लेती है, तो ये डिपॉजिट नहीं माना जाएगा। लेकिन ध्यान रहे, डायरेक्टर जो लोन दे रहे हैं ये उनका सेल्फ जनरेटेड फंड होना चाहिए। ठीक है बेटा, आगे बढ़े। चलो, ये पॉइंट एग्जामिनेशन पॉइंट ऑफ व्यू से इंपॉर्टेंट है कि प्राइवेट कंपनी में डायरेक्टर प्लस रिलेटिव, पब्लिक कंपनी में केवल डायरेक्टर। सेल्फ जनरेटेड फंड होना चाहिए, बोरोड नहीं होना चाहिए। आगे बढ़ी, अमाउंट रिसीव। अगर कोई कंपनी सीजी, एसजी, लोकल अथॉरिटी, स्टैट्यूटरी कॉर्पोरेशन से अगर पैसे रिसीव करती है, अगर कोई कंपनी किसी फॉरेन गवर्नमेंट, इंटरनेशनल एजेंसी, फॉरेन बॉडी, फॉरेन सिटीजन से पैसे रिसीव करती है, अगर कोई कंपनी कमर्शियल पेपर इशू करके पैसे रिसीव करती है, सिक्योरिटी अलॉट करके, सिक्योरिटी अलॉट कर दी, 60 दिन के अंदर नहीं कर पाई तो 15 दिन में रिफंड कर देती है। तो अगर मैंने अपनी कंपनी के सिक्योरिटी इशू करके पैसे रेज किए हैं तो वो डिपॉजिट नहीं है। इशू ऑफ सिक्योर डिवेंचर, अगर हम सिक्योर डिवेंचर इशू करके पैसे रेज कर रहे हैं, डिपॉजिट नहीं है। अगर हम कन्वर्टेबल डिवेंचर जो कि 10 ईयर में कन्वर्ट हो सकता है इक्विटी में, उसको इशू करके और पैसे लेके आ रहे हैं, वो डिपॉजिट नहीं है। अगर हम इशू कर रहे हैं अनसिक्योर्ड नॉन कन्वर्टेबल डिवेंचर जो लिस्टेड है किसी न किसी रिकॉग्नाइज्ड स्टॉक एक्सचेंज में, तो ये भी डिपॉजिट नहीं है। अगर हम पैसे एडवांस में रिसीव करते हैं, मान लो बेटा हम गुड्स बेचते हैं तो, या सर्विसेज, तो एडवांस में पैसे रिसीव करते हैं, तो अगर अगेंस्ट गुड्स एडवांस लिया है तो गुड्स जो है 365 दिन के अंदर सप्लाई कर देना होगा, और सर्विसेज जो है 5 साल, या जो इंडस्ट्री का नॉर्म है विच एवर इज लोअर। अब जैसे जो हम लोगों को फी देते हैं वो क्या है, एडवांस, उसकी वैलिडिटी कितनी है, 6 मंथ की होती है कि 6 महीने में आपका कोर्स पूरा कर देंगे, 8 महीने में कर देंगे, जो बोले होंगे उसमें कर देंगे, और 5 साल विच एवर इज लोअर 6 मंथ कर दिया। अगर हमने सर्विस दे दिया, गुड्स दे दिए 365 दिन में तो ठीक, और नहीं तो एडवांस लिया है और इतने दिन में नहीं किया तो वो डिपॉजिट मान लिया जाएगा बेटा। एम्प्लॉय से पैसे मिले हैं सिक्योरिटी डिपॉजिट बोल के, तो उसके एनुअल सैलरी से ज्यादा नहीं होना चाहिए और नॉन इंटरेस्ट बियरिंग होना चाहिए, तो डिपॉजिट नहीं है। निधि कंपनी मेंबर से पैसे रिसीव करती है, चीट फंड से पैसे आ रहे हैं, ट्रस्टी के रूप में अगर आप पैसे रिसीव कर रहे हैं, किसी सीआईएस या अल्टरनेट इन्वेस्टमेंट स्कीम, म्यूचुअल फंड, एसआईपी से पैसे रिसीव कर रहे हैं, या स्टार्टअप कंपनी जो है कन्वर्टेबल नोट इशू करके जिसका टेन्योर ग्रेटर देन इक्वल टू 25 ईयर्स है, कन्वर्टेबल इनटू इक्विटी शेयर विद इन 10 ईयर, मतलब स्टार्टअप कंपनी ने कन्वर्टेबल नोट इशू किया 25 लाख या ज्यादा का, जो कि कन्वर्ट हो जाएंगे 10 साल, जो कि कन्वर्ट हो जाएंगे 10 साल के अंदर इक्विटी में, तो ये भी पैसा डिपॉजिट नहीं, ये नहीं है डिपॉजिट। ये जो आप नाम गिनवा रहे हैं 15-16, ये डिपॉजिट नहीं है। इनको छोड़ के अगर कंपनी किसी और नाम से पैसे रिसीव करेगी तो वो डिपॉजिट होगा। मतलब एक कंपनी बैंकिंग कंपनी से, पीएफआई से, दूसरी कंपनी से, अपने डायरेक्टर से, पब्लिक कंपनी, प्राइवेट कंपनी डायरेक्टर या रिलेटिव से, जो कि उनका सेल्फ जनरेटेड फंड है, वहां से पैसे रिसीव कर रही है तो डिपॉजिट नहीं है। अगर कोई भी कंपनी जो है वो डिवेंचर इशू करके, सिक्योर्ड डिवेंचर, अनसिक्योर्ड डिवेंचर, नॉन कन्वर्टेबल डिवेंचर वगैरह इशू करके फॉरेन गवर्नमेंट से, सेंट्रल गवर्नमेंट, एसआई वगैरह से ऑप्टेन कर रही है पैसे, म्यूचुअल फंड अपने मेंबर से, चीट फंड, ट्रस्टी, सीआईएस की म्यूचुअल फंड स्कीम से पैसे मिल रहे हैं, या स्टार्टअप कंपनी कन्वर्टेबल नोट इशू करके 25 लाख या उससे ज्यादा का 10 साल में जो कन्वर्ट होंगे पैसे लेके आ रही है, तो इसको डिपॉजिट नहीं माने। कुछ इंपॉर्टेंट हाइलाइट्स है एमसीक्यू के लिए।
कुछ इंपॉर्टेंट हाइलाइट्स है बेटा एमसीक्यू के लिए, रूल 3 में दिए गए हैं, एक्सेप्टेंस ऑफ डिपॉजिट रूल 14 में, कि मिनिमम कम से कम कितने दिन के लिए डिपॉजिट एक्सेप्ट करना है, 6 मंथ, मैक्सिमम कितने दिन के लिए, 36 मंथ। आप 6 महीने से कम के लिए भी डिपॉजिट एक्सेप्ट कर सकते हैं, लेकिन 3 महीने से कम के लिए नहीं कर सकते। और जो मैक्सिमम अमाउंट आप एक्सेप्ट कर सकते हैं 3 मंथ्स के लिए, वो 10% ऑफ पीयूएससी फ्री रिजर्व सिक्योरिटी प्रीमियम। प्रीमेच्योर पेमेंट करना है, मान लो मिनिमम आपको 6 मंथ्स के लिए एक्सेप्ट करना है, 5 ही महीने में वो बोल रहा है कि पेमेंट करो, कर दो, 1% इंटरेस्ट डिडक्ट कर लेना। आफ्टर 6 मंथ पेमेंट करना है, अगर आप प्रीमेच्योर बोल रहे हैं तो 1% आपका इंटरेस्ट रिड्यूस कर देंगे। डीपीटी 2 क्या होता है, डिपॉजिट ट्रस्टेड होता है, जो 7 दिन पहले कम से कम डीपीटी 1 इशू करने के आपको बनाना होता है। डिस्क्वालिफिकेशन कौन है, कौन डिपॉजिट ट्रस्टी नहीं हो सकता, तो जो किसी उसी कंपनी में डायरेक्टर है, केएमपी है, ऑफिसर है या एम्प्लॉय है कंपनी में, उसकी एसोसिएट सब्सिडरी होल्डिंग में, वो डिपॉजिट ट्रस्टी नहीं हो सकता। जो इंडेटेड है या जिसने गारंटी दी है वो नहीं हो सकता डिवेंचर डिपॉजिट ट्रस्टी। रिमूव करना है डिपॉजिट ट्रस्टी को, कर सकते हैं बाय पासिंग यूआर, यूनानिमस रेजोल्यूशन ऑफ डायरेक्टर प्रेजेंट एंड वोटिंग, और उनमें कम से कम एक इंडिपेंडेंट डायरेक्टर होना चाहिए। ड्यूटी क्या है डिपॉजिट ट्रस्टी का, देखना कि आपने ये जो सिक्योर डिपॉजिट, आपने डिपॉजिट इशू किया जिसके बदले सिक्योरिटी रखा, तो असेट सफिशिएंट है कि नहीं, डीपीटी 1 में कहीं कुछ गलत जानकारी तो नहीं दी, कोई कंडीशन ब्रीच तो नहीं किया, और ये मीटिंग करा सकते हैं। अगर डिपॉजिटर जिनके पास 10% है, उससे ज्यादा का डिपॉजिट है, वो बोलेंगे तो ये मीटिंग भी बुला सकते हैं, सुपरवाइज करेंगे, इन्फोर्स करेंगे सिक्योरिटी। ये उसके बाद रिटर्न किस फॉर्म में जाएगा, डीपीटी 3 में जाएगा आरओसी को 30 जून से पहले हर साल, रिटर्न जाएगा डीपीटी 3 में आरओसी को 30 जून से पहले हर साल। पेनल इंटरेस्ट कितना, 18%। अगर आप ओवर ड्यू पीरियड रह गया, नहीं पेमेंट किए हैं, तो 18% पर एनम के हिसाब से आपको इंटरेस्ट, पेनल इंटरेस्ट देना होगा। 3 से ज्यादा जो ज्वाइंट डिपॉजिटर नहीं होने चाहिए। डिपॉजिटर जो है अपना नॉमिनी अपॉइंट कर सकते हैं कभी भी। 6 मंथ से ज्यादा का पीरियड है, मतलब आपने 2 साल 7 महीने के लिए लिया तो उसको कंप्लीट ईयर मान लीजिए 3 साल, और 6 मंथ से कम का है तो इग्नोर करेंगे। रजिस्टर मेंटेन करेंगे डिपॉजिट का रजिस्टर्ड ऑफिस में, रजिस्टर मेंटेन करेंगे रजिस्टर्ड ऑफिस में 8 साल फ्रॉम फाइनेंशियल ईयर जब जिसमें लास्ट एंट्री हुआ। डिपॉजिट रिसीट 21 डेज के अंदर इशू करना होता है। कंपनियों को इन्होंने बांटा है कैटेगरी में, एलिजिबल पब्लिक कंपनी, प्राइवेट कंपनी, आईएफएससी पब्लिक कंपनी, स्टार्टअप प्राइवेट कंपनी और स्पेसिफाइड प्राइवेट कंपनी। ध्यान से देखिए, एलिजिबल पब्लिक कंपनी को छोड़ के, ध्यान से देखेंगे सारे बच्चे, तो एलिजिबल पब्लिक कंपनी को छोड़ के सबका जो बी पॉइंट है कि पब्लिक से कितना ले सकते हैं, वो तो 0 हो जाएगा, क्योंकि आपने कहा है ना कि नो कंपनी कैन एक्सेप्ट डिपॉजिट फ्रॉम पब्लिक एक्सेप्ट एलिजिबल पब्लिक कंपनी। तो यहाँ 2 पॉइंट है कि ये सारी कंपनियां मेंबर से कितना डिपॉजिट एक्सेप्ट कर सकते हैं। ए में क्या है, मेंबर, एबीसीडी में पहले क्या आता है, एम, बाद में आता है पी। तो पहला पॉइंट है मेंबर से कितना एक्सेप्ट करेंगे, तो एलिजिबल पब्लिक कंपनी को इन्होंने 2 कैटेगरी में बांटा, नॉन गवर्नमेंट कंपनी, गवर्नमेंट कंपनी। नॉन गवर्नमेंट कंपनी मेंबर से एक्सेप्ट करेगी 10% और पब्लिक से 25%, और अगर गवर्नमेंट कंपनी है तो मिला जुला के ए प्लस बी मिला जुला के 35% होगा। मान लो ये 10 है तो ये 20 है, मान लो ये 5 है तो ये 30 है, मैक्सिमम 35। अगर पब्लिक कंपनी है तो मेंबर से 35% और पब्लिक से 0। प्राइवेट कंपनी है, यहाँ पे आपने देखा कंपनी का नाम है प्राइवेट कंपनी, तो वो मेंबर से 100%, पब्लिक से 0। अगर कंपनी आईएफएससी पब्लिक है तो मेंबर से 100%, पब्लिक से 0। अगर कंपनी स्टार्टअप प्राइवेट है तो अनलिमिटेड, मेंबर से अनलिमिटेड, पब्लिक से 0। और अगर कंपनी स्पेसिफाइड प्राइवेट कंपनी है जो 3 कंडीशन सेटिस्फाई करेगी, तो मेंबर से अनलिमिटेड और पब्लिक से 0। पब्लिक से तो सबका 0 होगा एलिजिबल पब्लिक कंपनी को छोड़ के, क्यों बेटा, होगा ना। क्या बोला, स्पेसिफाइड प्राइवेट कंपनी मतलब जो 3 कंडीशन सेटिस्फाई करे। पहला कंडीशन, ये किसी की होल्डिंग सब्सिडरी एसोसिएट नहीं होनी चाहिए। अगर इन्होंने लोन लिया है तो वो लोन
2 इंटू पेड अप शेयर कैपिटल और 50 करोड़, विच एवर इज लोअर से भी कम का होना चाहिए। और कभी भी लोन के रिपेमेंट में डिफॉल्ट ना किए, तो उनको बोलते हैं स्पेसिफाइड प्राइवेट कंपनी। ये मेंबर से कितना एक्सेप्ट करेंगे और पब्लिक से कितना एक्सेप्ट, यही तो था बेटा चैप्टर जिसका नाम था एक्सेप्टेंस ऑफ डिपॉजिट। सेक्शन 73 के 5 सब सेक्शंस को याद करें। सेक्शन 76 एलिजिबल पब्लिक कंपनी का डेफिनेशन, 76 ए पेनल्टी, क्या क्या डिपॉजिट नहीं है ध्यान से याद करें, और उसके बाद कौन सी कंपनी मेंबर से कितना और पब्लिक से कितना डिपॉजिट एक्सेप्ट कर सकती है याद करें। खत्म हो गया ये चैप्टर। मैंने आपको बोला था 40 मिनट, एग्जैक्टली 40 मिनट हो गए और आपका चैप्टर हो गया फिनिश। एक बार ये नोट्स रखें सामने, टीचर के साथ बोल के रिवाइज करें, 10 मार्क्स के लिए चैप्टर कंप्लीटेड। स्वस्थ रहें, व्यस्त रहें, मस्त रहें, पढ़ते रहें, लगे रहें, सारा खेल लगे रहने का है। डिसिप्लिन में रहें, कंसिस्टेंसी मेंटेन करें। गॉड ब्लेस यू टू ऑल ऑफ यू। गुड नाइट, थैंक यू, बाय बाय।